Good morning. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, तनीषा, ज्योति, तनीषा इज प्रेजेंट, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, यस सर, प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नितिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, अंशु, रवि, तुषार, हर्ष, बुधवार, विनीत, मुस्कान, काजल, मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष जांगड़ा, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक। हो गई सभी की अटेंडेंस? जो हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कि हमने आपको ये कहा था कि एनर्जी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी जो मेन स्टेप थी पहली, वो क्या थी? ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल। यहां तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब उसके बाद आगे फर्दर आपके जो NADH बनते हैं, FADH2 बनता है, उनका कैसे होता है कन्वर्जन ATP की फॉर्म में, वो हमें देखना है अपनी नेक्स्ट स्टेप के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है उसके फर्दर दो सब स्टेप्स हैं। वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अदर वन इज द केमियोस्मोसिस। तो वो सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। और जैसे कि नाम से पता चलता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो पहली सब स्टेप है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से बोल रहे हैं, तो जैसे पता चला जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, तो एक कोई सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी जरूर वहां पे, और वो जरूर सीरीज ऑफ जो रिएक्शन होगी वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि मूवमेंट हमेशा लेस अमाउंट से मोर अमाउंट की तरफ होती है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, उसने लॉस किए, वो लॉस तभी करेगा अगर कोई गेन करने वाला हो। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक complementary reactions होती हैं। Oxidation reduction reactions are complementary to each other. Means these two reaction takes place simultaneously. Means oxidation reaction can never takes place alone. Reduction reaction can never takes place alone. दोनों ही साथ के साथ चलनी होती हैं, दोनों complementary होती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो हम कह रहे हैं, वहां पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ के साथ चलेंगी, और जो आपके NADH होंगे और जो आपके FADH2 होंगे, इन दोनों का काम होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लॉस करने के बाद डिफरेंट वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, उन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन लास्ट में जाके जो फाइनल एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कोई और नहीं, वो ऑक्सीजन होगा। Oxygen will be the final electron acceptor in the electron transport chain, and that oxygen molecule
will take electron in presence of the H positive ion to form the water, फिर वहां पे वाटर बन जाना होता है। उसके बाद होना एक चीज और भी है जो आपको ध्यान रखनी है ब्रीफ, जो आप आगे देख पाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि जब कभी भी आपके NADH इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या FADH2 जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब वो ब्रेक डाउन होगा उसका, तो उसके दौरान हमेशा ही क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं आगे, वो दोनों के सेम नहीं होते। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ बोथ, दैट इज द NADH एंड द FADH2 आर नॉट द सेम वन, वो दोनों के सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट वन। होगा क्या, वहां पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं डिफरेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा, पहला जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो तो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसके करेगा, NADH की तरफ से। जब NADH का ब्रेकडाउन होगा, NADH जब टूटेगा NAD प्लस प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, जब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो आपका आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा। कौन होगा वो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है FADH2 के लिए। इसी टाइप से FADH2 का जब ब्रेकडाउन होगा, इसी टाइप से H पॉजिटिव प्लस जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उनके लिए होगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। मतलब जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है वो NADH के लिए होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो FADH2 के लिए होता है। उसके बाद आगे टोटल जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं यहाँ पे वो टोटल 4 होते हैं, और एक फाइनली पांचवा भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर टोटल 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स व्हिच यू विल सी ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस के दौरान जो टोटल आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे वो टोटल होंगे 5। उन 5 में से जो पहले 4 आप देख पाएंगे जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, उनमें से उन 4 के थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। उन 4 के थ्रू जो आखिरी वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होना होता है, वही कहलाता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो 5वें वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उसके थ्रू होनी होती है ATP की सिंथेसिस। एक चीज और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमेशा ही जो आपके जो प्रोसेस चली, वो जो आपने देखी कि कौन सी प्रोसेस कहाँ कहाँ चलती है, वो अभी हम जैसे यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, आप देख पाएंगे डायग्राम के थ्रू भी। आपने ये सीखा था कि जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस चलती है, सबसे पहली स्टेप जैसे ग्लाइकोलाइसिस जब आपने देखा था, तो आपने देखा था कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। सेल जो होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर आपकी कौन सी साइकिल चलती थी, ग्लाइकोलाइसिस। It will always be the anaerobic one, whether the oxygen is present in the surrounding of the cell or the not present. उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था जिसे आप पायरुविक एसिड कहते थे, पायरुवेट जो बन जाता था, फिर उसकी एंट्री हो जाती थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब उसकी एंट्री हुई, उसके बाद वहां के उसके मैट्रिक्स के अंदर जब एंट्री हुई, तो वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद आपके जैसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी NADH बन गया, उसके बाद जब आपकी आगे फर्दर प्रोसेस चली क्रेब्स साइकिल, उसके दौरान भी NADH बन गया और FADH2 भी बन गया। तो फिर उनका फर्दर ATP में कन्वर्जन हुआ कैसे, वही हमारी आज का टॉपिक रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जिसके दौरान हम देख पाएंगे कि ATP बनेगा कैसे, एक एक नंबर के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए मैंने इन ब्रीफ पहले आपको दिया था, ताकि फिर आप जो बात अभी आपने सुनी वही आप आगे देख पाए। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन चलेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन चलेगा, इसके दौरान टोटल 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे, 4 यूज होंगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, एक यूज होगा आपके केमियोस्मोसिस के दौरान, जिसके दौरान ATP की सिंथेसिस होगी। एक चीज और जो ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि पंपिंग होती है। यहाँ पे आपने पढ़ा था अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी, जब आप 9th-10th के अंदर थे, उसके दौरान भी, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो भी मेम्ब्रेन होती है, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। आपने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, जब उसकी डिटेल आप पढ़ते थे कि लिपिड कितने टाइप के होते हैं, आप पढ़ते थे लिपिड आपके सिंपल लिपिड भी होते हैं, लिपिड आपके कंपाउंड लिपिड भी होते हैं। तो जब आपने पढ़ा था कि लिपिड सिंपल तो वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके लिपिड दिखाई दे, लेकिन जिसमें दूसरा पार्ट भी जुड़ जाए, जैसे हमने कहा फास्फोलिपिड्स, मतलब उसमें फास्फोरिक एसिड पार्ट भी साथ में जुड़ गया, तो वो आपके सिंपल लिपिड नहीं रह पाते। तो मीन्स आपकी जो सेमी परमिएबल, जिसे आप मेम्ब्रेन कहते हैं, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन आप देखेंगे, इनर हो चाहे आउटर हो, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। जो फास्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है वो आखिर होती कैसे है, वो भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से उसके अंदर बाइलेयर है। तभी तो नाम हमने बोला ना, अभी आपने सुना फास्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर। 2 लेयर कैसी होंगी, मान लीजिए ये इतनी मोटी लेयर मैंने आपको ऐसे दिखा दी, मान लीजिए कोई लेयर, जो भी लेयर होती है उसकी कोई ना कोई थिकनेस तो होगी ना, तो जो भी थिकनेस होगी उसका एक
पेरिफेरी बनेगी, आउटर पार्ट बनेगा, एक उसका इनर पार्ट भी बनेगा। तो जो पेरिफेरल बाहर का पार्ट, इनर पार्ट के बीच का जो एरिया है, जो इनर पार्ट है, वहां पे होती है नॉन पोलर टेल। और जो आपकी जो एक्सटर्नल पार्ट हो गया, चाहे इंटरनल पार्ट हो गया, उसकी जो पेरिफेरी होगी एक्सटर्नली इंटरनल की तरफ, वहां पे होते हैं पोलर हेड। जैसे आपने साबुन में भी पढ़ रखा है, सोप डिटर्जेंट्स के अंदर भी पढ़ा था कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आपने देखा था ना, क्या होता है उसके अंदर, एक पोलर हेड, एक नॉन पोलर टेल। दोनों पार्ट होने की वजह से क्या हो जाता था वहां पे कि वो जो भी डर्टनेस है उसको रिमूव कर पाते थे वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि वाटर पोलर होता है और जो डर्ट होती थी वो आपकी नॉन पोलर होती थी। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो दोनों के साथ इकट्ठा इंटरेक्ट कर पाए, पोलर नॉन पोलर साइमल्टेनियसली, तो उसके अंदर वो दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है, जैसे सोप डिटर्जेंट्स के अंदर होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसके अंदर भी दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इनके अंदर मर्ज हुई रहती है प्रोटीन्स। कौन मर्ज हुई रहती है इनके अंदर? प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इसकी पेरिफेरी के ऊपर होती हैं, उन्हें आपकी सुपरफिशियल प्रोटीन कह देते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन कह देते हैं। कुछ ऐसी होती है प्रोटीन जो एक्सटर्नल पार्ट से लेकर इंटरनल पार्ट को क्रॉस कर जाती हैं, बीच में से जाती हुई, उन्हें ऐसा लगता है जैसे गुफासी बना दी, उन्हें आप टनल प्रोटीन्स कह देते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स आपकी अंदर की तरफ हो गई, टनल प्रोटीन्स जो बाहर के सरफेस से और इनर सरफेस तक बिल्कुल आर पार चली गई, उन्हें आप टनल प्रोटीन्स कह देते हैं। तो इस टाइप से आपकी जो फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है, ये उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर का मैंने रिव्यू सा आपको दिया कि वो दिखने में आपको कैसे दिखने वाली है। क्लियर हो गया ना? तो फिर ओवरऑल आपने अब क्या देखा आज के लेक्चर में, जो हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ यही कि किस तरीके से आपके NADH और FADH2 से हमें ATP की सिंथेसिस देखने को मिलेगी, किस तरीके से वाटर फॉर्मेशन होगा, और किस तरीके से हम देख पाएंगे कि वो हुआ कौन कौन है वो बीच में चीजें जिनके थ्रू ये सारी चीजें हो पाई। ओवरऑल होगी रिडॉक्स रिएक्शन, जो पहली 4 स्टेप के अंदर चलेगी, और 5वीं स्टेप के अंदर जो एक स्पेसिफिक टाइप की जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी खासी होती है। उसके अंदर एक बॉटम मिलेगा आपको, एक ऊपर हेड मिलेगा, बीच में उसकी नेक मिलेगी, जैसे हमारा सिर हो गया, नेक होगी, और नीचे वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली द स्ट्रक्चर आपको मिलने वाली है आपके जो आपकी फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 होगा, जिसके थ्रू आपकी H पॉजिटिव आयन की मूवमेंट होनी होती है। आप देख पाएंगे इस पूरी प्रोसेस के दौरान कि आपको क्या दिखेगा कि आपके H पॉजिटिव आयन जिधर आपके NADH और FADH2 प्रेजेंट है, वहां से H पॉजिटिव आयनों का ट्रांसपोर्टेशन होना है, मूवमेंट होनी है, उनकी मूवमेंट होगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। मतलब इंटरनल प्रोटीन्स और जो प्रोटीन इनके थ्रू आपकी उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। मतलब जहां पे आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है पांचों, उस साइड में जाके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन टोटल H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा, उस संख्या हमें ध्यान रखनी होती है। होता क्या है कि जो H पॉजिटिव आयनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब NADH को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो टोटल के टोटल 3 बार ट्रांसपोर्टेशन होना होता है H पॉजिटिव आयन का, 3 बार। 4 H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन एक बार, 4 का एक बार, 4 का एक बार, टोटल 12 H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा FADH2 की फॉर्म में, क्योंकि उसमें तो पहली प्रोटीन यूज हो गई, लेकिन FADH2 की केस में सिर्फ 8 H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, 4 का एक बार, 4 का एक बार। जो आखिरी मैंने प्रोटीन आपके सामने बोली कि भाई जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, उसमें से क्या होता है, जब 4 H पॉजिटिव आयन का बैक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहां से वो गए थे दोबारा वहां से, तो उसके दौरान ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में और H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसकी प्रेजेंस के अंदर आपका ATP का 1 मोल बनना होता है। तो मतलब 4 H पॉजिटिव आयन के ट्रांसपोर्टेशन से, बैक ट्रांसपोर्टेशन से आपके हमेशा ही 1 ATP बनता है। और NADH के दौरान कितने H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था पहले? 12, तो 12 का दोबारा होगा, 4 से 1 ATP बनेगा, तो 12 से कितने ATP बनेंगे? 3। जबकि FADH2 के दौरान आपके 8 H पॉजिटिव आयन का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसलिए ATP बनेंगे बोलो सिर्फ कितने? 2। तो वो चीज सारी की सारी अभी आपको याद भी रखनी है, देखनी भी है। तो एक NADH से हमेशा ही 3 ATP की सिंथेसिस होती है, और एक FADH2 के अंदर से कितने? 2 ATP की सिंथेसिस होनी होती है। तो ओवरऑल जो आपकी पहली जो 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उनके दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑक्सीजन होगा, वाटर की सिंथेसिस होगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन बन जाएगी। केमियोस्मोसिस के दौरान H पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू होगा। ADP इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोबारा से H पॉजिटिव के ट्रांसपोर्टेशन, उसकी पंपिंग के दौरान दोबारा से ATP का सिंथेसिस होता है। उस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के दौरान आपने पढ़ा था ना कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी लेयर के थ्रू
हायर कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, तो मूवमेंट अब यहाँ पे किसकी हो रही है, H पॉजिटिव आयन की। तो एक ऑस्मोसिस टाइप की प्रोसेस है, और यहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट बन गया था। केमिकल का मतलब H पॉजिटिव आयन एक सब्सटेंस ही है जो कहीं से प्रोड्यूस हुआ था, तो केमिकल के पोटेंशियल ग्रेडियंट कन्वर्ट के बनने की वजह से आपके एटीपी का बनना थ्रू दैट पर्टिकुलर यानी ओस्मोसिस प्रोसेस कॉल्ड एज द केमियोस्मोसिस, और फिर ये ओवरऑल कहलाया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसकी वे दो स्टेप हैं आपकी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरी केमियोस्मोसिस। तो लिया बेटा आपने यहां तक। तो जो भी कुछ आपने मैंने अभी बोला, इन सारी चीजों को अब आप देख पाएंगे, सारी चीजें अब आपके सामने ड्रा की जाएंगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इसके दौरान आप ये देख पाते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। डिफरेंट डेली एक्टिविटीज को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, यूनिफॉर्म तरीके से चलाने के लिए, ताकि हमारा जीवन बड़ा ही सरल रहे, सारे काम हमारे अच्छे से हो पाए, डिफरेंट कोई भी प्रोसेस हो हमारी बॉडी के अंदर, सेलुलर एक्टिविटी हो या हमारी पूरी बॉडी ह्यूमन एक्टिविटी हो, तो उसके दौरान हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। चाहे वो हम हो, प्लांट्स हो, कोई भी हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो डिफरेंट डेली एक्टिविटीज के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन होती कैसे है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। और हमने देख पाए थे पहले कि जो फेवरेट सबस्ट्रेट था वो आपका ग्लूकोज था, दूसरे भी हो सकते हैं, प्रोटीन लिपिड्स भी हो सकते हैं, उनकी एंट्री अलग अलग स्टेप्स के ऊपर होती है, डिफरेंट इंजाइम को एंजाइम को फैक्टर की प्रेजेंस के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है, और फाइनली हमारा एटीपी बन जाता है। और एटीपी बनता कैसे, वही आज हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपसे ये पूछा जाए विच इज द करेंसी ऑफ द सेल, तो आप हमेशा फाइनल एग्जाम में लिखते क्या है, द करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, है ना। एनर्जी करेंसी बोलो कौन हो गई, एटीपी। फेवरेट सबस्ट्रेट, ये सारी बातें हमने आपको बताई दी थी। ये भी बता दिया था कि एम्फिबोलिक पाथवे होता है, क्योंकि बीच में जो डिफरेंट इंटरमीडिएट बनते हैं उनसे दोबारा से लिपिड और प्रोटीन्स भी बन जाती हैं, तो इसलिए एक एम्फिबोलिक पाथवे आपका होता है। स्टेप डाउन यहाँ पे ब्रेक डाउन होना होता है, पूरी की पूरी प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है नहीं कि एक ही स्टेप के अंदर आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होती है। मेजर स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, उनके अंदर भी आपकी डिफरेंट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होती हैं। तो पहली स्टेप जैसे आप पहले से देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में चली थी, 6 कार्बन कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता था, 2 मोल उसके बनते थे, और आपके जो एटीपी भी प्रोड्यूस होते थे उसके दौरान, और NADH भी प्रोड्यूस हो जाते थे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ही आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से एटीपी की सिंथेसिस उनसे होती है, कैसे उनका कन्वर्जन एटीपी के अंदर हो जाता है। फिर हम देखते थे कि जो आपके फर्दर जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस चली आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, कैसे उसकी एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यूकैरियोट्स की बात करें, अगर प्रोकैरियोट है तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं, तो एक्स्ट्रा 2 ATP यहाँ पे आपके यूज होने होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता नहीं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका ऑक्सीडेटिव पाथवे चला जाएगा, नहीं है तो दूसरी फर्मेंटेशन साइड में प्रोसेस चली जाती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 लॉस हो रहा है, और आपका जो कंपाउंड बना 2 कार्बन कंपाउंड बना, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलना होता है, इसके दौरान भी NADH यहाँ पे बनते हैं। तो ये जो 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बना कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में, ये 4 कार्बन जो कंपाउंड होगा ऑक्सैलोएसीटेट, उसके साथ कंबाइन करके कंडेंसेशन प्रोसेस चलनी होती है, क्योंकि इसके दौरान वाटर लॉस भी होता है। Addition means simply addition of the 2 molecule without formation of any side product. But if something side product is formed, then process called as the condensation. फिर आप उसे condensation कह देते हैं। तो कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, और फिर आगे सिट्रिक एसिड बनता है जो 6 कार्बन कंपाउंड, फिर थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोएंजाइम कोफैक्टर जाके फाइनली ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है, एंड सो ऑन। ये पूरी साइक्लिंग प्रोसेस चलती रहती है, और इसके दौरान आपके बनने क्या क्या होते हैं, NADH भी बनते हैं, या फिर DH2 भी बनता है आपके, और क्या बनता है, GTP भी बनता है। जो GTP तो आपके ATP के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन जो NADH होते हैं ये 3 ATP में कन्वर्ट होने होते हैं, FADH2 भी ATP में 2 ATP में कन्वर्ट होंगे, जिस स्टेप के थ्रू, वो आपकी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जिसके अंदर ये दो स्टेप हैं, सब स्टेप्स, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ओस्मोसिस। फिर एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म के अंदर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो फर्मेंटेशन, उसके लिए अलग ही पढ़ा जाएगा।
उसके बाद ये सेल स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं कि सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में साइटोप्लाज्म, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की भी अगर आप फर्दर स्ट्रक्चर देखें, जैसे अभी हम जो बोल रहे थे कि किस टाइप से एंट्री हुई, कहाँ पे क्या कुछ जानी होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, बीच में लिपिड को मैट्रिक्स कह देते हैं, और ये क्रिस्टी की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने देखा था इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने बोला था सिलाई होती है, क्रिस्टी होती है, जो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भी, जहाँ पे जो आपके लिपिड्स होते हैं जिनका डाइजेशन जहाँ पे होना होता है, सिमिलरली ये क्रिस्टी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये मैट्रिक्स बीच में जो लिक्विड साइटो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे क्रेब साइकिल चली थी, वहां से एंट्री होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी चलनी होती है। जो इनर मेम्ब्रेन जिसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। कैसी लेयर होती है वो? फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो आखिर ऑक्सीडेटिव जो फास्फोरिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान होना क्या है यहाँ पे, तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसके दौरान एटीपी की सिंथेसिस होनी होगी। इसकी सिंथेसिस होगी एटीपी की। एक रेडॉक्स रिएक्शन चलनी होती है जिसके दौरान डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होंगे उनकी प्रेजेंस में, और NADH और FADH2, फाइनली ऑक्सीजन होगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन थ्रू ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कैरियर जो होंगे यहाँ पे, और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और पांचवें जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा उसके थ्रू एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। वो आपकी होगी, क्या नाम है, केमियोस्मोसिस। पहली चार स्टेप कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ये प्रोसेस चलेगी कहाँ पे, वो तो हमें पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चल रही है, उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपकी चलेगी। जो स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे आपको बता ही दी थी, क्रेब साइकिल मैट्रिक्स के अंदर चली थी। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे हम अभी पहले आपको बोल रहे थे विदाउट डायग्राम, तो अब डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर देखो ये पोलर हेड होते हैं, ये नॉन पोलर टेल होती है, दो लेयर है यहाँ पे। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर इनर साइड हो गई, ये आउटर साइड हो जाएगी इधर। ठीक हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 4, और उसके बाद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होगा जिसके थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होनी होती है। जो ये बातें हम कर रहे हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 1 की, जिस जैसे अभी मैंने बातचीत की, तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसको कहते क्या है? इसे कोएंजाइम क्यू भी कह देते हैं, और ये उबिक्विनोन भी कह देते हैं। उबिक्विनोन ऑक्सी रिडक्टेज आप इसे कह देते हैं। इसके भी फर्दर सब पार्ट होते हैं, इसके अंदर भी FMN होता है, आपके डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। देखो ये FMN हो गया जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं, 8 होते हैं। ठीक हो गया ना? ये टोटल कितने होते हैं? 80 नंबर है। तो फिर सबसे पहले होगा क्या, इसको हमने क्यू की फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया, जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यूनॉन कह दें आप इसे, हाइड्रोक्यूनॉन कह दें। NADH, देखो NAD प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्लस में H पॉजिटिव आयन बने, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको एक्सेप्ट कौन करेगा? देखो दिखाया ना, ई लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ये ई आ गया, यहाँ पे ई यहाँ पे पहुंच गई, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई यहाँ से यहाँ तक, और इनको फाइनली बोलोगे कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये क्यू कर लेगा। क्यू H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में क्या बन जाएगा? QH2 बन जाएगा। जो हाइड्रोक्विनोन यहाँ पे बनेगा, QH2 जो बनने वाला है, क्यू से QH2 जो बनेगा वो एक मोबाइल प्रोटीन बन जाती है। वो मोबाइल प्रोटीन कैसी होती है? जो यहां से मूव करेगी, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तक पहुंचेगी, 3 तक, डायरेक्ट 3 तक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये किसके लिए होता है? ये किसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? क्या बताया था? FADH2। और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 है यहाँ पे, ये किसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? NADH के अंदर से जो निकले हैं। तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर NADH इज, आंसर क्या लिखेंगे आप? दैट इज यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये आपका इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADH के लिए। इसी टाइप से कोई आपसे ये पूछे कि ये कौन सा है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कहलाता है। इसी टाइप से FADH2 के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या यही होगा? आप कहेंगे नो, ये नहीं होगा। उसके लिए प्रोटीन एक्सेप्टर कौन होगा? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की जो बात करें तो उसका नाम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे भी आपके डिफरेंट आयरन क्लस्टर होते हैं, यहाँ पे भी ये क्यूनोन अटैच होता है। और ये क्या करता है, जो FADH2 के अंदर से जब उसका डिसोसिएशन देखो नीचे दिखाया, FAD में टूटा, प्लस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर से यहाँ पे पहुंच गए। आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उसी टाइप से एक्सेप्ट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और QH2 फिर बन जाता है। बनना आपका हाइड्रोक्विनोन ही होता है। हाँ बेटा, क्या हो गया बेटा? तेज बोलो बेटा।
हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके दोनों के दोनों, चाहे NaDH हो चाहे FeDH2 हो, दोनों के लिए इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे आपके, डिफरेंट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो आपके डिफरेंट होंगे, NaDH के लिए भी और FeDH2 के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके NaDH के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका नाम लिखना होगा। तो नाम क्या है उसका, रूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर उसके बारे में पूछा जाए उसके अंदर आखिर होता क्या है, तो आप फिर बताएंगे उसके अंदर FMN होता है और डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, एंड दीज आर 80 नंबर। और इनके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है, मूवमेंट होनी होती है। और उसके बाद फाइनली क्यू उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द H पॉजिटिव आयन, और बनना क्या होता है, QH2 हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा। सिमिलरली आपके यहाँ पे FeDH2 का जब डिसोसिएशन होता है, जब वो ब्रेक डाउन उसका होता है, यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होना होता है। और फिर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जरूर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जरूर वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और वो रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, जो अभी आप देख पाएंगे। फाइनली ये दोनों के दोनों जो QH2 यहाँ पे बनेंगे, चाहे वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के थ्रू बने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होने के बाद जो NaDH से आए, या आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से बने QH2, ये दोनों की दोनों आपकी मोबाइल प्रोटीन होती है। ये है प्रोटीन ही आप, क्योंकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है आपकी, तो मोबाइल प्रोटीन पहुंचेंगी सीधी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कहां पे पहुंचते हैं ये दोनों, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास मोबाइल फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये वहां पे आपके पहुंच जाएंगे। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपकी प्रोसेस चलेगी। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 3 है उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। और जो ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज है इसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर एक तो साइटोक्रोम B होता है, एक साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपने दिखा ना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो आपका QH2 बना था, कौन बना था, QH2, वो QH2 का दोबारा से डिसोसिएशन होगा, और वो दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए थे उनको दोबारा से लॉस करेगा, और उन इलेक्ट्रॉन को बोलो एक्सेप्ट कौन कर लेगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का, जो साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो एक्सेप्ट, ये गेन कर लेगा उन इलेक्ट्रॉन को। और गेन करते ही बोलो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो रिड्यूस फॉर्म के अंदर। देखो इस टाइप से रिड्यूस फॉर्म के अंदर, रिड्यूस फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइज फॉर्म को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो रिड्यूस हो जाएगी, तो ये साइटोक्रोम बी रिड्यूस फॉर्म के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये रिड्यूस होते ही साथ दोबारा से इलेक्ट्रॉन को फिर करेगा लॉस, और लॉस करके ये साइटोक्रोम बी रिड्यूस फॉर्म तो दोबारा ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उनको कौन गेन कर लेगा, बोलो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म। देखो ये जो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है साइटोक्रोम C की, ऑक्सीडाइज फॉर्म उन इलेक्ट्रॉन को करेगी गेन, और गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाती है, वो रिड्यूस फॉर्म दोबारा से उसी वक्त इलेक्ट्रॉन को करती है लॉस, और अगले अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होना होता है। और ये साइटोक्रोम C देखो जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, साइटोक्रोम C के ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए थ्रू द कैरियर। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहलाते हैं। जो जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमारी फैल गई तो कोई ना कोई कैरियर तो होगा ही। जैसे गंदगी के ऊपर मक्खियां बैठ जाती हैं, वो वहां पे बैठ के उनको जो डिफरेंट आपके बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं अपने स्टिक करके उनकी लेगी से खाने के ऊपर बैठ गए, तो दीज आर दी कैरियर। इसी टाइप से आपने पढ़ा था जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है, एनर्जी कैरियर, वहां पे आपका क्लोरोफिल होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर जाके CO2 और H2O को दे देता है। अदरवाइज CO2 H2O को आपस में रिएक्ट करना ही नहीं था। नहीं तो हवा में ना है CO2, हवा में ना है आपके H2O वेपर फॉर्म के अंदर, तो वही ना रिएक्शन हो जाती हवा में ना। जितने फ्रूट्स हैं सारे लग जाते हैं हवा में, अमरूद लटक रहा है, सेब संतरे सारे सब कुछ हवा में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो हुआ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके ग्रीन प्लांट्स के अंदर। वहां पे प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है ना प्रेजेंट वहां पे। तो वो कैरियर कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैरियर। सिमिलरली यहाँ पे जो आपने देखा,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो डिफरेंट ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आपने देखा किस तरह से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 वाले इलेक्ट्रॉन जब KOH2 में कन्वर्ट होते हैं तो KOH2 का दोबारा डिसोसिएशन होकर इलेक्ट्रॉन को दोबारा आगे एक्सेप्ट कौन करता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो कि साइटोक्रोम C रिडक्टेज है